एक सवाल आता है एंड इट्स अ फ्रीक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चन एंड उस पे आराम से मार्क्स मिल सकते हैं, सो यू गाइस वुड बी लकी इफ यू गेट दिस क्वेश्चन। वो हमसे पूछते हैं, आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? 5 पॉइंटर्स हैं और ये अभी हम पूरा पिछले आधे घंटे में डिस्कस करके आ चुके होते हैं। सबसे पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजुअली क्या करते हैं, हमारा जो मेन फोकस होता है, हमें कोई ना कोई चीज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करवानी होती है। और हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कौन से हम ह्यूमन प्रोटीन्स, कौन सी हम मेडिसिन बनवा रहे होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और कहाँ कहाँ किन किन डिजीजेस की ट्रीटमेंट में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज कर रहे होते हैं, वो सब इस चैप्टर में आएगा ना। हमारे पास सबसे पहला क्या होता है, हमें जो प्रोटीन बनवाना है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पहले उस प्रोटीन की जो जीन है, जो हमारी डिजायर्ड जीन है जिससे हमारा डिजायर्ड प्रोटीन बनेगा, उसको हम एक्सट्रैक्ट करें। सो सबसे पहली जो चीज हमें करनी होती है, हमें क्या करनी होती है, obtain द डिजायर्ड जीन। और अभी ये जितने भी मैं 5 पॉइंट्स लिस्ट करूंगी उनको हम अभी इसी क्लास में इन डेप्थ डिस्कस भी करेंगे कि डिजायर्ड जीन किस तरह से obtain की जाती है। So we would obtain the desired gene and we would insert the gene into a vector। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंगली एक चीज मुझसे मिस हो गई जब मैं वेक्टर्स एक्सप्लेन कर रही थी। वेक्टर हमारे पास खाली प्लाज्मिड नहीं होता, एक एग्जाम्पल है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स के अलावा हमारे पास कुछ सिचुएशंस में हम क्या कहते हैं, वायरसेस को भी यूज कर रहे होते हैं एज वेक्टर्स। तो हमारे पास वेक्टर्स की एक एग्जाम्पल क्या होती है, वायरसेस भी होता है। कैन यू गाइस सजेस्ट हम वायरस को, एक पैथोजन को किस तरह से यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर? एनी सजेशंस? अगर ये सजेस्ट क्वेश्चन आए, सजेस्ट हाउ वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या लिख कर आओगे एग्जाम में? हाउ कैन वायरसेस बी यूज्ड एज वेक्टर्स? हाउ कैन दे बी यूज्ड टू ट्रांसफर और डिलीवर a desired gene from one organism to another? ओके, दे यूज प्रोटीन मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। लेकिन हमारे पास जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, आगे चल के हम एथिकल कंसिडरेशंस का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारी जो एथिक्स है ना, वो सैबोटाज नहीं हो रही हो, कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म नहीं पहुंच रहा हो ह्यूमंस पे। तो अगर हमारे पास हम वायरस को एंटर कर देंगे और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो हमारे पास दिस इज नॉट समथिंग एथिकल, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी वायबल, वेरी यूजफुल। मिनिमल हार्म वाला केस सिनेरियो नहीं होगा अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। सो यू गाइस आर क्लोज, दे यूज अ प्रोटीन मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। ये बहुत ही क्लोज एक आंसर है, बट किस तरह से हम एक डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक होस्ट सेल में विदाउट, विद इंश्योरिंग कि हमारे पास जो वायरस है वो कोई इन्फेक्शन कॉज ना करे। अच्छा, हमारे पास देखो, जो भी वायरस की पैथोजेनेसिटी होगी, जो भी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होगी, जो भी वो टॉक्सिन्स बना रहा होगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वायरस के आरएनए या वायरस के डीएनए में होगी। डू यू ऑल एग्री? सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि अगर हम वायरस को एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो हम उसकी जो पैथोजेनेसिटी है वो उसको हम रिमूव कर दें। या तो हम उसका पूरा डीएनए या आरएनए ही निकाल दें, और सिर्फ जो हमें डीएनए का जो सेक्शन हमें क्या कहते हैं एक्सप्रेस करवाना है, जो हमें डिजायर्ड प्रोटीन बनवाना है, बस उतना डीएनए हम ऐड कर दें उस वायरस में, और उसका जो ओरिजिनल कंटेंट है, जेनेटिक कंटेंट है, वो रिमूव कर दें। या फिर उसके डीएनए या आरएनए से जो भी उसका सेक्शन है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज इन्फेक्शन, उसको रिमूव कर दें और उसकी जगह अपने डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दें। अब जब वो वायरस जाएगा अपने टारगेट सेल पे, वो एक क्या कहता है, अगर कोई बैक्टीरियोफेज वायरस है और वो किसी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं इन्फेक्ट करेगा, तो वो उसमें अपना हार्मफुल वाला डीएनए नहीं इंसर्ट करेगा, बल्कि एक ऐसा डीएनए इंसर्ट करेगा जिसमें हमने क्या ऐड किया हुआ है, अपना डिजायर्ड जीन ऐड किया हुआ है। या अगर वो वायरस जाके किसी इंसान को अफेक्ट कर रहा है, किसी इंसान के होस्ट सेल को अफेक्ट कर रहा है, तो वो उस होस्ट सेल में क्या ऐड कर देगा, उस डिजायर्ड जीन को ऐड कर देगा, जिससे हमारा डिजायर्ड प्रोटीन बनेगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे, इंस्टेड ऑफ द वायरस कॉजिंग व्हाट, इन्फेक्शन। या वी कैन यूज दिस इन जीन थेरेपी टोटली। क्लियर हो गया दैट हाउ वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स? या हम अगर उनको वेक्टर्स बना दें
उसके लिए हमें ऑब्वियसली वायरसेस को उठाना पड़ेगा, उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा कि हमने मुकम्मल तौर पर उनको इराडिकेट कर दिया उनकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटीज है। और फिर उन वायरसेस को हमें कंट्रोल्ड सेटिंग में ही क्या कहते हैं भेजना होगा कि वो जाके अपनी जो जीन्स हैं वो इंसर्ट कर सके इन वट एवर ऑर्गेनिजम्स वी वांट देम टू इंसर्ट दैट जीन इन। ठीक है। So viruses can also be used as vectors instead of plasmids. To suggest how viruses can be used as vectors in genetic engineering, इस पे question आ सकता है. So you guys should have information about it and clarity about it. So insert the gene into a vector. अब जब हमने वेक्टर में जीन इंसर्ट कर दी है तो अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को हमने पहुंचाना है ऑर्गेनिज्म के अंदर ताकि हम उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकें. So insert the gene into a vector. Insert the modified vector. मॉडिफाइड वेक्टर का क्या मतलब है, अब इस वेक्टर के पास हमारी डिजायर्ड जीन है. So insert the modified vector into the target cell. It could be a bacterial cell या किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो सकता है. अच्छा, हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म एक मॉडिफाइड वेक्टर को, जिसकी एक एग्जांपल हमारा आरडीएनए होता है कि प्लाज्मिड में अगर हमने क्या कहते हैं अटेनुएटेड वेक्टर का मतलब यह है कि हमने उस वेक्टर को वीकन कर दिया. इफ वी आर 110% श्योर कि हमारे पास इस मेथोडोलॉजी में जो वेक्टर है वो वीकन हो गया है, so we can use the terminology attenuate. If not, then we would use the term modified only. हाँ, हमारे पास अगर हम प्लाज्मिड को यूज करें और प्लाज्मिड से हमने आरडीएनए बनाया है तो आरडीएनए बिल्कुल हमारे पास मॉडिफाइड वेक्टर है. तो मॉडिफाइड वेक्टर की जो एग्जांपल है वो क्या होगी हमारे पास, दैट वुड बी आरडीएनए. यस, मॉडिफाइज अ मोर सेफ फर्टिलाइज्ड. अब ये जो आरडीएनए है हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ पहुंचाना है, अपने टारगेट सेल में पहुंचाना है, अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना है ना. हमारे पास जो आरडीएनए है ना वो इजीली ऑर्गेनिजम्स अपटेक नहीं करता. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आरडीएनए को 100% की पॉपुलेशन में ऐड करूं, मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ये एक 100% ऑफ अ पॉपुलेशन है, ओनली 1% individuals of this population would accept the RDNA, would take in the RDNA. So the likelihood of organisms to take in the rDNA, to accept the recombinant DNA is very, very, very less. 100 में से only 1% या less than 1% accept or take in the rDNA. ठीक है. तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा बेसिकली होगा कि हमने जब क्या कहते हैं मॉडिफाइड वेक्टर को टारगेट सेल तक पहुंचाया तो तमाम टारगेट सेल्स ने या तमाम ऑर्गेनिजम्स ने, यहाँ पे टारगेट ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है वो बेचारा ऑर्गेनिज्म होता ही एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. अगर हम किसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के साथ ये कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज करेंगे, टारगेट ऑर्गेनिज्म. अगर हम एक प्रोकैरियोट की बात करें तो हम टारगेट सेल का वर्ड यूज करेंगे. अच्छा, अब हमारे पास 100% की पॉपुलेशन में से खाली 1% ने एक्सेप्ट किया होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब हमें क्या करना है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारा जितना भी इंटरेस्ट है वो किस में है, हमारा इंटरेस्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में. उन ऑर्गेनिजम्स में जिन्होंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट किया होगा. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनको हमने एक्सपोज करवाया था आरडीएनए से, उनमें से कितने ऑर्गेनिजम्स ने, कितने टारगेट सेल्स ने आरडीएनए को एक्सेप्ट किया है. सो वी वुड हैव टू फर्स्ट select the organisms who are now, select the genetically modified organisms which would be less than 1%. इनको कैसे हम मॉडिफाई करते हैं, तो कैसे सॉरी हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं. बट once you've selected the genetically modified organism, once we've selected this organisms which have underwent this transformation, हम क्या करेंगे, हम उन
बैक्टीरिया को, उन सेल्स को क्लोन करेंगे। कैन यू गाइस टेल मी, क्लोन का जो वर्ड है आप लोगों ने इम्यूनिटी में पढ़ा था इन एएस, क्लोन क्या होता है? एग्जैक्टली, जेनेटिकली आइडेंटिकल या आइडेंटिकल कॉपीज। हमारे पास जो क्लोन होता है, दे आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास क्लोन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिकल कॉपीज को हम क्लोन बुलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट क्लोनिंग देम। हम और ज्यादा आइडेंटिकल कॉपीज बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे इन लार्ज फर्मेंटर्स। इन फर्मेंटर्स में हमारे पास तमाम जो भी नेसेसरी न्यूट्रिशंस होंगे, जो भी नेसेसरी कंडीशंस होंगी फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू डुप्लीकेट, वो सब प्रोवाइडेड होंगी इन लार्ज फर्मेंटर्स में। जैसे जैसे हमारे पास आइडेंटिकल जेनेटिक कॉपीज बनती जाएंगी, तो हमारे पास आइडेंटिकल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में जो भी हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट थी ना, वो बन जाएगी। Is this clear? The five principles of genetic engineering. Any questions about any pointer? Okay. अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जो ये कुड यू टेल अबाउट द फोर्थ पॉइंट? अच्छा, फोर्थ पॉइंट के बारे में बता देती हूँ। एज आई मेंशन, हमारे पास जब हम कोशिश करेंगे ना, थर्ड पॉइंट में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, हम उसको इंसर्ट कर रहे थे इन आवर टारगेट सेल्स। लेट्स से हमारे पास टारगेट सेल है बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड करना चाह रहे हैं। अगर मैं 100 बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड करना चाहूंगी ना, तो 1% बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट करेगा। So if there is a population of 100%, only 1% or less than 1% organisms or cells would take up that rDNA. तो सिर्फ जो वो 1% उस rDNA को टेक अप करेंगे, वही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होंगे। और हमें उन्हीं को आइडेंटिफाई करना और सिलेक्ट करना है, और उन्हीं को क्लोन करवाना है, उनकी क्या कहते हैं, मल्टीपल कॉपीज हमने बनानी है, so that we have large numbers of those genetically modified organisms which could make the gene product that we want them to make. ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास, हम अब एक एक पॉइंट को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हमने लिखा था, obtain the desired gene. How many ways are there to obtain a desired gene? अगर मैं आपसे कहूं मुझे एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल, इट्स लेस देन 1%, एनी परसेंटेज बिटवीन 0 to 1%। कटिंग इट आउट, राइट। और कटिंग के लिए हम क्या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं? आर यू गाइस फेमिलियर विद दैट? अच्छा, लेजर। There are basically three ways that we can have our डिजायर्ड जीन। हम तीन तरीकों से अपनी डिजायर्ड जीन को obtain कर सकते हैं, तीन तरीकों से अपनी डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ यू आई आस्क यू, इज इट इजियर टू एक्सट्रैक्ट एन mRNA फ्रॉम अ सेल, और इज इट इजियर टू एक्सट्रैक्ट अ जीन फ्रॉम अ डीएनए ऑफ अ सेल? mRNA को एक्सट्रैक्ट करना आसान है साइटोप्लाज्म से, या फिर एक डीएनए से जीन को निकालना? वेरी गुड, mRNA। लेट्स से मैंने एक डिजायर्ड mRNA निकाल लिया जीन से, सॉरी सेल से। ये मेरे पास mRNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA। मुझे rDNA बना, मुझे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, मुझे जीन चाहिए। mRNA इज नॉट अ जीन, ठीक है, लेकिन mRNA को obtain करना सेल से रिलेटिवली आसान है। नाउ, इज देयर एनी वे कि मैं इस mRNA से जीन बना सकूं? Can I do that? Can I go from an mRNA to a DNA? Right. Reverse transcription। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन से नहीं विशाल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? जीन से mRNA बनाना
इज ट्रांसक्रिप्शन। इसका अगर मैं रिवर्स करूं, mRNA से अगर मैं जीन बना रही हूँ उसको हम क्या बुलाते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। सो जीन से एक कॉम्प्लीमेंट्री mRNA बनाना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और एक mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, नाउ हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA से एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं बनेगा। अगर मेरे पास एक ही टेम्पलेट है, एक ही सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA है, तो उससे क्या बनेगा? एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। हमारे पास जो जीन होती है वो डबल स्ट्रैंडेड होती है। डू यू अग्री? ये जीन हमारे पास जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए चाहे बैक्टीरिया का हो, डीएनए चाहे यूकेरियोट्स का हो, डबल स्ट्रैंडेड होता है। एमआरएनए क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, उससे खाली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही कॉम्प्लीमेंट्री बन सकता है। लेकिन हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड कर सकते हैं। वो कैसे? हम यूज करें एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है? इट ज्वाइंस टुगेदर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा एंड वी वुड हैव अ double stranded DNA. So we extract an mRNA for our desired product. उस mRNA से हम बनाते हैं एक single stranded DNA via the process of reverse transcription. और इस single stranded DNA से हम क्या बनाते हैं? एक double stranded DNA बनाते हैं via the DNA polymerase enzyme. अच्छा, इस प्रोसेस के बाद हमें ना क्या कहते हैं, इस प्रोसेस के बाद जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, उसके बाद हमें एमआरएनए की कोई जरूरत नहीं है। एमआरएनए से हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए था। वंस दैट इज डन, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एमआरएनए इज डिग्रेडेड, इट इज डिजेनरेटेड, उसको फेंक देता है। तो एक तरीका क्या होता है डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन करने का? थ्रू एमआरएनए का प्रोसेस। दूसरा तरीका क्या होता है जो आई थिंक सो मिसाल ने मेंशन किया था कि हम डीएनए को कट करें। अच्छा, अब हम डीएनए को कैसे कट करते हैं? डीएनए को हम रैंडमली कट नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली क्या हमारे पास क्या कहते हैं, डीएनए को हम स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं और उसके लिए हम स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज करते हैं। दिस वाज वे वन ऑफ obtaining योर डिजायर्ड जीन। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे फ्रॉम एमआरएनए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, एक्सट्रैक्ट वाया एमआरएनए। यहाँ पर इट वुड बी एक्सट्रैक्टेड from DNA using a specific enzyme which are known as restriction enzymes. अब ये बहुत मजेदार एंजाइम्स होती हैं, इनको हम बायोलॉजिकल सिजर्स भी बुलाते हैं। अब इनको हम बायोलॉजिकल सिजर्स क्यों बुलाते हैं, ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है ना, वो नेचुरली कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है, नेचुरली कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होती है? दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में नेचुरली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एग्जिस्ट करती हैं। क्यों एग्जिस्ट करती हैं? जिस तरह इंसान वायरस से अटैक हो सकता है ना, वायरस से जिस तरह इंसान को अटैक करता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं, दे कैन ऑल्सो बी अटैक्ड बाय viruses. And the virus which attacks bacteria, it is known as the bacteriophage virus. अब हमें पता है, somebody recently mentioned in the chat box कि वायरस क्या करता है? वायरस करता ये है कि it overtakes the होस्ट सेल मशीनरी। तो अगर वायरस का डीएनए एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, तो जो वायरल डीएनए है उसका सिंथेसिस, उसका प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए अपने आप को बैक्टीरिया ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस की। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करती हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे जाकर वायरल डीएनए को काट देती हैं। वायरल डीएनए को काट देती हैं तो इट हेल्प्स देम protect or it helps them eradicate the influence of viruses in the bacterial cell. Is this making sense कि restriction enzymes क्यों बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एज अ मोड ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज वायरसेस? उनके डीएनए को बीच बीच में से काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करता है। अच्छा,
अब हमारे पास जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, ये स्पेसिफिक साइट्स पे बैक्टीरिया को, सॉरी, डीएनए को कट करती हैं। ये रैंडमली कहीं से भी बैक्टीरिया को नहीं काट देंगी। दीज वुड बेसिकली कट द डीएनए at restriction sites. Yes, Ammar, is there a question? मिस ये लास्ट पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकती हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का? मैं कर देती हूँ। बैक्टीरिया वाला, कि बैक्टीरिया क्यों प्रोड्यूस करता है? जी। ओके। अच्छा, हमारे पास बैक्टीरिया को ना एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है? बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आप ही ने शायद मेंशन किया था चैट बॉक्स में कि हमारे पास जब वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में इंसर्ट करता है, तो वो क्या करता है, वो हाईजैक कर लेता है होस्ट सेल की मशीनरी को, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को। अब हमारे पास अगर बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए आ गया है इनसाइड द बैक्टीरिया, तो वायरल डीएनए का प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया ये नहीं चाहता। बैक्टीरिया चाहता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इस बैक्टीरियोफेज वायरस की इन्वेजन से, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, एज अ प्रोटेक्टिव मेजर इट प्रोड्यूसेस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो वायरल डीएनए को रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे जाके काट देती हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर लाइक योर बायोलॉजिकल सिजर्स व्हिच कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, जिनको हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स बुलाते हैं। तो जब वायरस की रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे जाके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काट देती हैं, क्या कहती हैं, वायरल डीएनए को, इट हेल्प्स इंश्योर कि जो वायरल एक्सप्रेशन है ना, वो रिड्यूस हो जाए या वो खत्म हो जाए। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नेचुरली बना रहे होते हैं। इज दिस नाउ क्लियर अम्मा? यस मिस। ओके। अब ये तो बैक्टीरिया का एक नेचुरल मैकेनिज्म है अपना, क्या कहते हैं, डिफेंस का अगेंस्ट वायरसेस टू प्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। लेकिन साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि अरे वाह, हमारे पास ऐसी एंजाइम्स हैं जो जो हमारे डीएनए को काट सकती हैं, लाइक कट कर सकती हैं बीच में से। So why not we use them for our purposes? Why not we use these biological scissors and we cut the DNA sections that we want to cut? So restriction enzyme genetic engineering में use होती हैं to cut DNA that we want to extract. और वो ऐसे रैंडमली नहीं, हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जिन पे जाकर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, सॉरी, जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जाके कट करती हैं डीएनए को, they are basically known as palindromic sites. अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक लफ्ज को लेफ्ट टू राइट पढ़ूं और उसी को मैं राइट टू लेफ्ट पढूं, तो वो एक ही लफ्ज हो। इसकी सिंपल मिसाल है, इफ आई राइट मैडम इन फ्रंट ऑफ यू, इफ आई रीड इट लेफ्ट टू राइट, MADAM मैडम, एंड इफ आई रीड इट राइट टू लेफ्ट, तब भी MADAM मैडम। जो मैं उसको यूं पढ़ूं या यूं पढ़ूं, लव सेम है। सो इफ आई रीड इट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इट वुड रीड द सेम वे। दैट इज अ पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोमिक साइट्स हमारे पास बैक डीएनए में भी एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि लेट्स से GATCC एंड क्या कहते हैं ना, अगर हम क्या, यस, मॉम इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम, मम इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम, डैड इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये दूसरा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अच्छा, इसको लेट्स से ये मेरा 5' एंड है, ये 3' एंड है, और ये 3' एंड है, और ये 5' एंड है। एंटी पैरेलल होता है ना डीएनए के स्ट्रैंड्स। और अगर आप लोगों को ये नहीं बताया किसी ने एएस में, या अगर पता है, तो जो हमारे पास बेसिस होती है ना, दे आर ऑलवेज रेड फ्रॉम द 5' टू द 3' डायरेक्शन। तो अगर मैं 5' टू 3' डायरेक्शन इसकी पढ़ूं बेस, तो इट वुड बी GATCC।
और अगर मैं दूसरे वाले स्ट्रैंड की भी बेस 5' to 3' पढ़ूं तो ये क्या है, GATCC. So if I am reading it this way and I am reading it that way, is it the same in both directions? GATCC, GATCC, लेफ्ट टू राइट भी GATCC है, राइट टू लेफ्ट भी GATCC है. दिस इज अ पैलिंड्रोमिक साइट्स. पैलिंड्रोमिक साइट्स पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ज्यादातर कट करती हैं. अब वो दो तरह से कट कर सकती है, या तो वो इस तरह से कट करें कि ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस हो, या वो इस तरह से कट करें कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो. लेट मी शो यू व्हाट आर ब्लंट एंड्स एंड स्टिकी एंड्स. डोंट वरी, ये वाला आप लोगों को मिल जाएगा PDF. It's in the making, but yeah, over here. Now, जो ये orange region है, if you can see over here, this orange region is a palindrome. It's a palindromic site. Why? GAATTC and GAATTC. So left to right, it's GAATTC, and right to left, it is GAATTC. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अगर हमारे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, काट दे, और जब वो काटे तो इस तरह का हमारे पास सेक्शन क्रिएट हो जाए, तो इसको हम क्या बुलाएंगे, स्टिकी एंड्स बुलाएंगे. अगर लेगो जैसी शेप आए ना, ये मुझे लेगो जैसी शेप लगती है, तो इसको हम बुलाते हैं स्टिकी एंड्स. हमारे पास ब्लंट एंड्स क्या होता है, ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स में क्या फर्क होता है. देखो, मेरे पास अगर इस तरह से मेरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करे दिस वे, और मेरे पास अगर एक इस तरह का लेगो प्रोड्यूस हो जाए, तो इसके जो एंड होंगे ना, इसका जो एंड है और इसका जो एंड, दैट वुड बी अ स्टिकी एंड. लेकिन अगर हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बीच में से काटे और लेगो जैसी स्पेसेस, सॉरी, लेगो जैसी शेप प्रोड्यूस ना हो, तो वो हमारे पास में ब्लंट एंड्स हो गए. हमें चाहिए स्टिकी एंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग. स्टिकी एंड्स क्यों चाहिए, बिकॉज हमने इस कट हुए हुए DNA को किसी और जगह पर चिपकाना है, और अगर हमें इसको किसी और जगह पे चिपकाना है तो इसके स्टिकी एंड्स होने चाहिए, ब्लंट एंड्स नहीं होने चाहिए. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? पैलिंड्रोमिक साइट्स और स्टिकी एंड समझ आ गए? हाँ, हम बिल्कुल उस पर आ रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम इंसर्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे. ओके, आई रिपीट. ब्लंट एंड्स वाली बात करो मिशाल, सॉरी सफा. देखो, हमारे पास अगर इस तरह से कट होगा हमारा DNA सेक्शन, तो हमारे पास क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स बनेंगे. और अगर बीच से कट होगा तो ब्लंट एंड्स बनेंगे. जेनेटिक इंजीनियरिंग में वी डू नॉट वांट ब्लंट एंड्स, क्योंकि अगर हमारे पास ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होंगे तो हम इन ब्लंट एंड्स को अटैच नहीं कर सकते विद द DNA ऑफ द वेक्टर. यानी कि मैं ब्लंट एंड्स को नहीं चिपका सकती विद अ प्लाज्मिड, लेकिन मैं स्टिकी एंड्स को चिपका सकती हूँ. सो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वी वांट स्टिकी एंड्स, नॉट द ब्लंट एंड्स. ठीक है? सो वी वांट दिस, not this. Is this now clear? Okay. अच्छा, okay. अब हमारे पास क्या कहते हैं, हमने स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर लिए. लेट्स से इसको मैंने कैसे काटा, इसको मैंने ऐसे काट दिया. Yes, we use the restriction enzyme to cut the DNA to obtain the sticky ends. अब मेरे पास क्या कहते हैं, मैं स्टिकी एंड्स ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, बट आप लोग समझ जाओ कि हमारे पास लेगो पीसेस दो आ जाएंगे. ठीक है? अब मेरे पास, जैसे अमार ने हमसे पूछा कि इसको मैं कैसे चिपका सकती हूँ विद अ वेक्टर, विद अ प्लाज्मिड. सो लेट्स होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी अ मिनट अमार. एक तीसरा तरीका होता है ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड जीन का, वो एक्सप्लेन मैं कर दूं, उसके बाद हम बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से हम इस एक्सट्रैक्टेड स्टिकी एंड्स को चिपका सकते हैं विद द प्लाज्मिड. वी जस्ट कम टू दैट. बस लास्ट तरीका टू एक्सप्लेन, टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड जीन मैं बता दूं.
अच्छा, आप लोगों ने अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो भी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड डिफरेंट जो जीन्स की इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट किस्म की जो जीन्स है उनके किस तरह के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इस सब की इंफॉर्मेशन डेटा बेसिस में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, यूजिंग दोज डेटाबेसेस कि हमारे पास कौन सी जीन का क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, हम आर्टिफिशियली भी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के आर्टिफिशियली जीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। बट एक साथ ना हम छोटी छोटी जीन्स के सेक्शंस को सिंथेसाइज कर पाते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज, यहाँ पे हम किसी भी सोर्स से क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे ना, हम एमआरएनए से जीन बना रहे हैं, ना हम डीएनए से जीन ले रहे हैं, हम बल्कि लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे हैं जीन वया न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के यूजिंग द इंफॉर्मेशन वी हैव इन द डेटाबेस कि इस पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, उसको इस्तेमाल करते हुए हम उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के छोटे छोटे सेक्शंस बना लेंगे और उन सेक्शंस को आपस में जोड़ देंगे एंड हम जीन बना लेंगे। ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होती है लेबोरेटरी में। इज दिस क्लियर? सो दीज आर द थ्री वेज जिनसे हम जीन ऑब्टेन कर सकते हैं, एमआरएनए के थ्रू, एक्सट्रैक्टिंग डीएनए, extracting the desired gene from the DNA using restriction enzymes, and by artificially synthesizing the genes by joining together the nucleotides using the information we have in the databases. Is this clear? Any questions? हमारे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड्स, जिस तरह से कार्ब्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं, लिपिड्स एग्जिस्ट करते हैं, वाटर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो बायोलॉजिकल मटेरियल्स। दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रोजन्स एंड कार्बन्स ना। तो वो हमारे पास लेबोरेटरी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास हमने ऑब्टेन कर ली जीन। अब इस जीन को हमने ऐड करना है वेक्टर में, तो हम किस तरह से इसको इंसर्ट करेंगे वेक्टर में? इसकी मैंने डायग्राम शायद बनाई थी somewhere here. Okay, it's somewhere here. Yeah. Insertion of a gene into a vector. हमारे पास ये वेक्टर प्लाज्मिड है और एक हमारे पास ये जीन है जो कि डीएनए में आपको नजर आ रही है ना। हमारे पास क्या कहते हैं, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे और हम क्या कहते हैं उसको कट कर देंगे यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो हमारे पास जो डीएनए है उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए कट कर देंगे ताकि हमारे पास स्टिकी एंड्स आ जाएं ना। हमारे पास once we get the sticky ends from the gene that we are existing, that we are extracting, हमें इंश्योर करना है कि उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स है ना वो उस वेक्टर प्लाज्मिड के पास हो। ये स्टिकी एंड्स और ये स्टिकी एंड्स, यानी वेक्टर प्लाज्मिड के अंदर भी स्टिकी एंड्स होने चाहिए, वेक्टर प्लाज्मिड का भी जो डीएनए है जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसमें भी स्टिकी एंड्स होने चाहिए और हमारे जीन में भी स्टिकी एंड्स होने चाहिए और वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स होने चाहिए। और वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स कब होंगे? जब हम दोनों के स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। तो जब हम डीएनए को कट कर रहे हैं तो हमारे पास उस वक्त जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज की वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कहते हैं हम यूज कर रहे होंगे टू कट द वेक्टर प्लाज्मिड। ठीक है, तो जो हमने एंजाइम यूज की डीएनए को कट करने के लिए जिसके थ्रू हमारे पास उस जीन में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए, बिल्कुल वही एग्जैक्ट सेम एंजाइम हम यूज करेंगे टू कट द प्लाज्मिड सो दैट द स्टिकी एंड्स ऑफ द जीन and the plasmid are what they're complementary and they can stick together. Is this clear? Any questions? Now, अब हमने वेक्टर को कट कर दिया using the same restriction enzymes and we've produced a complementary DNA. एक मिनट, let me see the chat box. बस फिर बेसिकली हमारे पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए जीन पे जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज की ना वही एग्जैक्ट सेम एंजाइम वी विल बी यूजिंग टू कट द वेक्टर प्लाज्मिड। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के जो स्टिकी एंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। I keep over complicating sticky ends and blunt ends. Yeah, sticky ends are the Lego blocks and the blunt ends are the ones which were cut in the middle.
वी वांट द स्टिकी एंड्स। और मुझे आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। उससे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाता, दैट्स व्हाई। स्टिकी एंड से हमारे पास, ओके आई एक्सप्लेन द राइट साइड अगेन, द जीन वाली साइड मुझे। अच्छा, देखो हमारे पास डीएनए है, डीएनए में बहुत सारी जीन्स होती हैं, हम सारी जीन्स क्या कहते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें खाली जो जीन चाहिए विच हैज आवर डिजायर्ड, जो हमारी डिजायर्ड जीन है हमें खाली वो चाहिए। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, शायद आप लोगों को नॉन कोडिंग वाली बात कंफ्यूज करी होगी, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स है ना वो लूज ना हो जाए, बिकॉज वी टेक्निकली कटिंग द डीएनए। सो वी डू नॉट वांट कि हमारे पास जो यूजफुल कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स है वो हमारे पास कट हो जाए। एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सेक्शन उस जीन में ऐड कर देंगे, सो दैट वी आर नॉट लूजिंग इसेंशियल कोडिंग सीक्वेंस। सही है। और अब हम क्या करेंगे, वी वुड कट दैट जीन, एंड जब हम उसको कट करेंगे हम इस तरह से कट करेंगे दैट हमारे पास वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो सके। क्योंकि अगर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे ना जीन में, तो हमारे पास वो जीन हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे इनटू द प्लाज्मिड। सो वी एक्सट्रैक्ट द जीन फ्रॉम द डीएनए, और क्या कहते हैं, हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू इस तरह से कट करते हैं कि उसमें स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो। हम बेसिकली एक डीएनए ले लेंगे ना, वी वुड बी टेकिंग द डीएनए। अब हमारे पास जो जीन है वो जिस सेक्शन पे है, हम उस जीन को बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से क्या कहते हैं नहीं उठाएंगे, हम बेसिकली लार्जर सेक्शन ऑफ डीएनए को पहले कट करेंगे, ताकि हमारे पास उस जीन का तो पार्ट हो लेकिन थोड़े बहुत और भी क्या कहते हैं डीएनए का पार्ट एग्जिस्ट कर रहा हो, सो दैट वी आर नॉट लूजिंग अपॉन द एग्जैक्ट एसेंशियल जीन दैट वी वांट। और हम थोड़ा सा नॉन कोडिंग पार्ट ऐड कर देंगे, and we would now ask the restriction use the restriction enzyme to cut it at the restriction site, जो कि palindromic site होगा, to produce the sticky ends, and then we shall add this sticky ends wala gene to the vector that we've cut with the same restriction enzymes, and which has the complementary sticky ends to the sticky ends in the gene. जीन इज डबल हेलिक्स है, तभी मैंने क्या कहते हैं दो स्ट्रैंड्स बनाए हैं। डीएनए में एग्जिस्ट करती है जीन, जीन क्या होती है, डीएनए का सेक्शन होती है, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तभी यहाँ पे मैंने दो स्ट्रैंड्स ड्रॉ किए हुए हैं। Where does it have the shape of blood? ये तो मैं खाली स्ट्रैंड दिखा रही हूँ, मैंने क्या कहते हैं वो स्टिकी एंड नहीं दिखाया हुआ, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मुझसे बन नहीं रहे थे स्टिकी एंड्स, दैट्स व्हाई। बट ये स्टिकी एंड्स है, इसलिए मैंने लेबल कर दिया दैट दीस आर द स्टिकी एंड्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक एंजाइम आप लोगों ने पढ़ी होगी एएस में, जिसको हम बुलाते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है, वो डीएनए को आपस में जोड़ती है। ठीक है। अब हमारे पास दो सेक्शंस ऑफ डीएनए है, एक हमारे पास ये प्लाज्मिड वाला डीएनए है, एक हमारे पास क्या कहते हैं डिजायर्ड जीन वाला डीएनए। अब हमें इसको जोड़ना है, हम डीएनए लाइगेज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि भाई तुम जुड़ जाओ। तो स्टिकी एंड्स वाला जो एरिया जहाँ पे हम उनको जोड़ना स्टार्ट करेंगे ना, वहां पर हम डीएनए लाइगेज को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब हमारे पास ना अगेन जिस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अपटेक कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनना आसान काम नहीं है। हमारे पास क्या कहते हैं तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ डिजायर्ड जीन एंड वी इंट्रोड्यूस अ वेक्टर, तो हमारे पास क्या कहते हैं तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो ये कि अभी मैंने बोला कि हमारे पास जो जीन होती है ना, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। तो ये जो दो स्ट्रैंड्स है ना, ये ही आपस में जुड़ जाए, क्योंकि जो स्ट्रैंड का एक कोना है, सॉरी अबाउट दिस, जो स्ट्रैंड का एक कोना है इस कोने में भी स्टिकी एंड है और इस कोने में भी स्टिकी एंड है, और क्या कहते हैं एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा है। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में जुड़ जाए और हमारे पास उस जीन का ही एक सर्कल बन जाए और कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना बन पाए। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास देखो प्लाज्मिड जो वेक्टर है उसके भी इन दो एंड्स पे क्या है, बल्कि यहाँ पर भी स्टिकी एंड्स है, यही आपस में फिर से जुड़ जाए और हमारे पास वही ओरिजिनल वेक्टर प्लाज्मिड आ जाए, कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना बन पाए।
और हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटी, जो हमारी डिजायर्ड पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि हमारे पास जो प्लाज्मिड है उसी से हमारा जीन जो है वो एसोसिएट करे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो इवन आर डीएनए इटसेल्फ बनाना एक कोई बहुत आसान काम नहीं है, ट्रायल्स एंड एरर के थ्रू ये बनता है। लास्ट पॉसिबिलिटी प्लाज्मिड बैक्टीरिया वाली। देखो, हमारे पास जब हमने प्लाज्मिड को कट किया तो उसमें भी जहां जहां हमने उसको कट किया वहां वहां स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए होंगे। इज दैट करेक्ट? तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास वही स्टिकी एंड्स ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ वही आपस में जुड़ जाए और हमारे पास वही ओरिजिनल वेक्टर बन जाए, कोई रिकॉम्बिनेशन ना हो। सही है? एनी क्वेश्चंस? Everything's clear to all of you? So we will keep it till here for today, and I shall be seeing you guys inshallah tomorrow. Allah Hafiz.